हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने लिया है 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे जो है ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ईवीएस का पेपर है वो भी 2018 का। ठीक है, ये पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन पेपर है, तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे आपकी इस बार के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इस आज की क्लास की पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तो जो है आपका एग्जाम तक की सारी प्रैक्टिस चलने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। पहला है चालुक्य राजवंश, दूसरा है काकतीय राजवंश, तीसरा है पल्लव राजवंश और चौथा चोल राजवंश। तो जो गोलकुंडा जिला है उसको बनाया था काकतीय राजवंशों ने बनवाया था। ठीक है, अगर बात करें गोलकुंडा किला की तो ये जो है हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है, और ये जो बनाया गया था ये 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंशों द्वारा बनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है भार, तीसरा है संवेग और चौथा है द्रव्यमान। तो जो अदिश राशि है वो है यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो आपकी अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती हो, मतलब वो उससे पार ना कर पाती हो। ठीक है, पहला है पारभासी, दूसरा है उत्तल, तीसरा है पारदर्शी और चौथा ऑप्शन है अपारदर्शी। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो किसी को पार ना कर पाए, यानी कि उससे गुजर ना पाए। किसी भी जो है वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है तो जो भी किरण आ रही है उसको क्रॉस ना कर पाए, यहीं तक आगे रहे, बस इसके पीछे ना पाए, उसको क्रॉस ना कर पाए, उसको पार ना कर पाए, तो वो होता है अपारदर्शी। तो उसका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये अपारदर्शी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो जो फूलों की घाटी स्थित है वो है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है विलेय का विघटन दर। पहला है सतह क्षेत्र पे, दूसरा है दाब, तीसरा है तापमान और चौथा है भार। तो जो एक विलेय है वो सतह क्षेत्र के विघटन दर पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। सुषमा है, एक शिक्षिका है, वो चाहती है कि उसके जो छात्र हैं वो पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बने। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी जो है रणनीति जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। पहला है समूह चर्चा, यानी कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करके, या फिर पोस्टर बना के, या फिर तीसरा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, यानी बच्चों को एक पौधा देना और उन्हें जो है उसमें पोषण करने के लिए, पोषित करने के लिए मदद करना, यानी कोई एक पौधा देना उसको और बच्चे से कहना कि इसको आप जो है इसकी देखभाल करिए जब तक ये बड़ा ना हो जाए, तो उसमें हेल्प करना। यही ऑप्शन आपका सही होगा कि किसी भी बच्चे को प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ अगर आप उसे कराते हैं तो वो उसमें ज़्यादा संवेदनशील होगा। ठीक है, अगर बच्चे को आप एक पौधा देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इसको जो है इसको बड़ा करिए, ठीक है, इसकी देखभाल करना है आपको, और उसमें एक आपकी जो टीचर है वो भी मदद करती है, तो जो है काफ़ी हेल्प करेगा जो है बच्चों को संवेदनशील बनाने में, क्योंकि बच्चे जो है उसको जो है प्रैक्टिकली देख पाएंगे, समझ पाएंगे पौधे को। तो एक पौधे को देना और उनको कहना कि आप इसको अपनाइए और इसको जो है इसकी देखभाल करिए, पोसिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, या निगेटिव नहीं, आपका निगेटिव बताना है। दूसरा है कि इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया है। तो ये ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है
कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये ऑप्शन आपका निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपके आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि जो समुदाय है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का साधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो समुदाय है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे संबद्ध करने का क्या तात्पर्य है? ईवीएस जो शिक्षण है वो अधिगम में कक्षा प्राप्त यानी ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने और इसे संबद्ध करने का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, इसका कोई मतलब नहीं है पर्यावरण शिक्षण में। दूसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी गलत है। तीसरा है पाठ्यचर्या से बाहर आना, ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना, बिल्कुल सही है कि जो ईवीएस का शिक्षण है, जो ईवीएस में जो अधिगम सिखाया जाता है उसको विद्यालय के बाहर से जोड़ने का जो मतलब होता है, जो तात्पर्य होता है कि बच्चे जो है पाठ्य पुस्तक से बाहर आएँ, सिर्फ किताबी कीड़ा न बने बल्कि बाहरी जीवन को भी वो समझे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, यानी उनके परिवार जो है एक न्यूक्लियर नहीं बल्कि एक ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है, तो उस बारे में आप क्या समझते हैं? पहला है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा कि शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण है वो समावेशी नहीं है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? कौन सी ऐसी गतिविधि है जो ईवीएस की कक्षा की गतिविधि मानी जाती है? पहला है चित्र पढ़ना, दूसरा है फील्ड भ्रमण, तीसरा है श्यामपट्ट का उपयोग और चौथा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो ईवीएस की कक्षा की जो गतिविधि यानी एक्टिविटी है वो आपका चित्र पढ़ना भी है। चित्र भी दिया जाता है ईवीएस की पुस्तक में ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख पाएँ। फील्ड भ्रमण यानी कि जो है बाहरी जीवन में भ्रमण कराना यानी कहीं भी बाहर भ्रमण कराना, क्षेत्र भ्रमण ले जाना। तीसरा श्यामपट्ट का उपयोग, ये भी आपका उपयोग होता है, ये भी ईवीएस की एक्टिविटी में आता है, तो ये भी सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी सही होगा, यानी ये सारी जो है एक्टिविटी आपकी ईवीएस कक्षा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह कैसा हो, तब जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का जो है एक समग्र शिक्षा का कारण बन जाए, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह कैसा हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि वो उपरोक्त सभी हो तभी वो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका क्या उद्देश्य है? पहला बताना है कि सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि सपेरे सांपों का नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें दूसरा ऑप्शन है कि सपेरे सांपों का नुकसान नहीं पहुंचाएं
और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो सपेरे हैं वह सांपों को नुकसान न पहुंचाएं और वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो अन्य विकल्प हो सकते हैं उनके बारे में सोचें। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला ऑप्शन है कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल सही है कि जो यह है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए नहीं, पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि यह शिक्षा अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये भी गलत होगा। तीसरा है कि शिक्षा अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। इसका भी ऑप्शन गलत है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे प्रासंगिक है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। जो बोझ के बिना सीखना है वो क्या बताता है, वो भी पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या है। बिल्कुल गलत है, अध्याय से कोई मतलब नहीं। दूसरा है कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसका जो है भार कम करने की ज़रूरत है, यानी उसको जो उसका बैग है, जो उसका बस्ता है जिसमें वो कॉपी किताब लेके जाता है, उसको उसकी जो भार है, उसका जो वजन है, उसको कम करने की ज़रूरत है। इसका पहला ऑप्शन सही है। जो बोझ के बिना सीखना का मतलब यही होता है कि जो बच्चे का बोझ है वो जो है कम हो। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जो ईवीएस का कक्षा है उसमें जो समूह में सीखा जाता है चीज़ों को, वो उसका क्या उद्देश्य है। पहला है उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और कम उपचारात्मक शिक्षा देना। तो अलग करने का ऑप्शन जहाँ पे आए वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो अलग करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका हमेशा यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाने की बात की गई है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा कि समूह में सीखने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यानी जितने भी ग्रुप में बच्चे हों, ठीक है, उन सबको सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाने का ही उद्देश्य होता है, जो कि समूह में सीखने का उद्देश्य, समूह में सीखना सिखाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाला का, यानी कि जो बाला है इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है कि अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, तो इसका मतलब नहीं होता। दूसरा है कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपका इंग्लिश में नहीं पूछा जाता, हिंदी में ही पूछा जाता है कि इसका जो बाला का पूरा नाम है वो है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में तो होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग, बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग और ए फॉर एड होता है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में जो है आपका अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग होगा और इंग्लिश में आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत उस स्पष्टीकरण से अलग हैं। पहला ऑप्शन है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। बिल्कुल सही है कि वैकल्पिक ढांचे का अर्थ यह होता है कि ऐसे विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा देख लेते हैं कि वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, तो ये आपका गलत होगा। तीसरा है कि सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ है कि विभिन्न भौतिक घटनाओं को पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, तो डी ऑप्शन भी आपका गलत है। इसका आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, जो कि वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है, यह एक क्या है। पहला है वैज्ञानिक तथ्य है, अंधविश्वास है, रूढ़िबद्ध धारणा या फिर मिथक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यह एक मिथक है, जो कि लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, यह एक मिथक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। भारत में बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर और गोवा है इसकी स्थिति क्या है।
पहला है पश्चिम और पूर्व, यानी बिहार के पश्चिम या पूर्व में है, यानी कि जम्मू कश्मीर बिहार के पश्चिम में है और गोवा जो है पूर्व में है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जो बिहार है उसके सापेक्ष में जम्मू कश्मीर है, मतलब बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम है और गोवा की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। यहाँ पे धीमी होगा, ठीक है, सबसे धीमी होगी, यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। पहला ऑप्शन है आपका कि सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, कि जो सतह है उसका क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। दूसरा है कि सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, धीमी गति से बढ़ने का मतलब कि दोनों में कमी आती है, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कि जो है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने की स्थिति में वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे धीमी होगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ठीक है, जो स्थान है यानी जो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है उसको समझने की क्या क्षमता है ये बताना है। पहला स्थितीय कौशल, दूसरा है दिशात्मक कौशल, तीसरा है चित्रण कौशल और चौथा है ग्राफिक कौशल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्रण कौशल, आपका सी ऑप्शन जो सही होगा। ठीक है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष जो स्थिति को समझने की जो क्षमता है वो आपका चित्रण कौशल कहलाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ठीक है, ये बताना कि कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। ठीक है, पहला है एनसीएफ 1988, दूसरा है एनसीएफ 2000, तीसरा एनसीएफ 1975 और चौथा एनसीएफ 2005। तो जो एनसीएफ 1975 है इसके तहत प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 1975 है इसी के तहत प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में जो पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनसीएफ 1975 1975। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे राज्य नहीं पूछा, क्षेत्र पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला है दक्षिण क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है वो है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से सत्य नहीं है, निगेटिव बताना है कि नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत है उसमें कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, पहला ऑप्शन है यह जो है पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। दूसरा है कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, तो ये ऑप्शन आपका जो है पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है कि यह जो है नदी बांधों से जो उत्पन्न जल विद्युत है वो उसमें जो है पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। दूसरा है कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपने नहीं की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, अपने जीवन की जो है अपने नदी की, यहाँ पे नदी होगा। ठीक है, यहाँ पे नदी होगा। अब बांध जो है स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। और चौथा है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जो बांध है वो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह ऑप्शन आपका सही होगा।
ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा उपरयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा कि ये सभी गैस जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी, मीथेन भी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तान से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो भारत में ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, ये बताना है। पहला है ऑप्शन कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। बिल्कुल सही है कि जो ठंडे रेगिस्तान है वो हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं, इसलिए जो है ये मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देख लेते हैं कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है, इससे ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। और डी है कि ठंडे रेगिस्तान में गर्मी में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, यानी गर्मियों में जो है उनकी ऐसे कहेंगे कि जो ठंडे रेगिस्तानी हैं या ठंडे रेगिस्तान हैं वो जो है गर्म में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि गर्मियों में गर्म रहते हैं और ठंडियों में ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि जो ठंडे रेगिस्तान है वो हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं, इसलिए जो है वहाँ वो जो है मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। जो ताजमहल जो है लगातार आपका पीला हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन सा है। ठीक है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर, तीसरा क्लोरीन और चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो जो ताजमहल है वो लगातार पीला हुआ जा रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे 90 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।